मैं अपने करियर को पूरा डेस्टिनी के तौर पे बोलूँगा, इट्स नॉट प्री प्लान्ड। तो मुझे यानी दिल्ली पर्सनली पसंद नहीं। 3-4 दिन में मैं पागल हो गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मैं बहुत हाई एंड प्रेशर पे काम नहीं कर पाता कभी, है ना? और जब आप फील्ड में काम करो ना तो वाक़ई में बहुत प्रेशर होता है। मेरी लाइफ़ में ना बहुत सारे जो चेंज आए ना वो ट्रेन में आए। हमारा कल्चर आज भी वैसे ही, हम सजेशंस को बहुत सीरियसली लेते हैं। ये भी एक डेस्टिनी थी कि हमने 3 रूम से प्रॉपर्टी बनाई और 3 रूम से लेके ये 13 कमरे या 4 प्रॉपर्टी होने के बाद भी ना ये सिर्फ सजेशंस में बनी। हेलो सर, हाय। नंदिनी। हाय। ओके, बताइए। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये था कि व्हाई डिड यू चूज वाइल्ड लाइफ एज अ करियर? लाइक सबके करियर के पीछे कुछ स्टोरी होती है, हम्म। सो व्हाट्स योर स्टोरी? सो बेसिकली यानी मैं अपने करियर को पूरा डेस्टिनी के तौर पे बोलूँगा, इट्स नॉट प्री प्लान्ड, है ना? ये मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये करियर पे कभी इस तरीके से, बिकॉज इनिशियली जब मैं छोटा था और हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पर एजुकेशन और ये सब चीज़ों पे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो हमारी फैमिली के ऊपर ये एक प्रेशर रहता था फैमिली से कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है टाइप। और हम लोग उसी हिसाब से फोकस्ड भी थे पढ़ने को लेकर। पढ़ाई पे मैं उतना अच्छा था नहीं, बट ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसी लाइफ में चेंजेस आए, पर्सनल लाइफ में चेंजेस आए। फादर का एक मेजर ऑपरेशन हुआ। मैंने फादर के साथ लंबा टाइम स्पेंड किया, उसके बाद मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं हुआ। तो आई चेंज माई प्लान और मेरा ये बना हुआ कि मैं दिल्ली जाता हूँ। दिल्ली जाता हूँ और क्योंकि मेरा थोड़ा क्रिएटिव फील्ड में काम करने का मन था, तो वीडियो एडिटिंग को लेकर मैंने कुछ सोचा था कि मैं ऐसा कुछ करूँगा। एंड लकीली मैंने सतना से, अपने होम टाउन से दिल्ली के लिए ट्रेन ली। और मैं जिस सीट में बैठा था वो सीट में सामने एक पर्सन और बैठा हुआ था जिससे मेरा कोई ऐसा इंटरेक्शन तो था नहीं, बट क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उस एटमॉस्फेयर में हम ही दोनों थे जो एक दूसरे से बात कर सकते, बाकी थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि इनसे कौन कौन बात करेगा। तो हमारी बातचीत चालू हुई, उनको थोड़ा सा मेरी बातों में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। और तब तक मुझे नहीं पता था कि वो कौन है, ना मैंने उनसे से पूछने की कोशिश की। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरा करियर प्लान ऐसा है, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ। एंड लकीली वो भी वीडियो एडिटर पहले हुआ करते थे। तो उन्होंने मुझे दिल्ली में बहुत सारी जगह बताई कि तुम ऐसे ऐसे प्लान कर सकते हो। फिर मेरे एक भैया रहते थे दिल्ली में जिनके यहाँ मैं जा रहा था, तो उन्होंने मुझे वहाँ ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद एज यूजल नॉर्मल लाइफ, वो अपनी जॉब में बिजी हो गए, मैं अपने काम में बिजी हो गया। इधर उधर अपनी प्रोफाइल्स के बारे में देख रहा था कि कहाँ एडमिशन लेना है, क्या करना है। बट हम लोग सतना जैसे छोटे शहर में रहने वाले लोग, मुझे यानी दिल्ली पर्सनली पसंद नहीं है। 3-4 दिन में मैं पागल हो गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इतना ट्रैफिक, यानी सो कमर्शलाइज्ड। तो 4 दिन के बाद उनका कॉल मेरे पास आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि अभिनव कुछ सोचा तुमने, क्या हुआ? तो मैंने बोला सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और हो सकता है मैं घर वापस चला जाऊँ। फिर उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुलाया और तब मुझे पता चला कि वो एक वाइल्ड लाइफ सिनेमाटोग्राफर जो वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री शूट करते हैं। और बात करते 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 एज एन इंटर्न उन्होंने मुझे अपने कंपनी में ऑफर कर दिया। और मैं भी ये था कि अब आया हूँ तो यार कौन घर जाएगा, है ना? कुछ भी मिल रहा है शुरू करते हैं। और मैंने स्टार्ट कर दिया विदाउट एनी एक्सपीरियंस ऑफ एनी टेक्निकल नॉलेज। मुझे कोई कैमरे का नॉलेज नहीं था, कोई वाइल्ड लाइफ फील्ड का नॉलेज नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस ये था कि कुआं था अंधा और कूद गया मैं। वहाँ से मेरी लाइफ स्टार्ट हुई। और उसके बाद हो गया धीरे धीरे हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स मिलते गए, काम करते गए। 1-2 साल तक तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। यानी वो जंगल में काम करना यानी एक टफ वो है। तो 1-2 साल तक तो मुझे लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बट 2 साल के बाद वो इन लाइन ब्लड में मेरे वाइल्ड लाइफ और नेचर के प्रति प्यार जो है ना वो घुस गया। तो हम लोग फिर मैंने धीरे धीरे प्रोजेक्ट करना चालू किया। मेरा इंटरेस्ट वाइल्ड लाइफ और नेचर कंजर्वेशन और इन सब चीज़ों में डेवलप होने लगा। और मेरे हिसाब से कोई भी नॉलेज गेन करने के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज से अच्छा कोई चीज़ नहीं होता है। तो फील्ड में हम लोगों ने कैमरा चलाना सीखा। हमारे बॉस ने, यानी मैं 2-3 लोगों को अपनी लाइफ में बहुत याद करता हूँ जो मैं जिन्हें गुरु मानता हूँ। तो मेरे सबसे पहले गुरु आसिफ खान है, जिन्होंने मुझे इस गंदगी में घुसेड़ा। और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। ऑल्दो मुझसे कुछ नहीं आता था, मैं हैंडी कैम चलाता था, बट उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और इनकरेज किया कि ये कर सकते हैं। तो ऐसे मैं वाइल्ड लाइफ इंडस्ट्री में या फेटर्निटी में
अंदर आया। और like what was your age when you thought that you need to shift इन to दैट टाइम आई वाज 18 ईयर ओल्ड। 18 year हाँ। old? Okay. और फैमिली का, और हाँ इसमें मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि शायद इतनी सारी अतरंगी चीज़ें मैं नहीं कर पाता अगर मेरे फैमिली का सपोर्ट नहीं होता। ऑल्दो उन्हें प्रॉब्लम था कि मैं कर क्या रहा हूँ, या उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट उनको ये पता था कि कुछ भी कर रहा है कर रहा है। तो आज अगर मेरे को ऑलमोस्ट 20 साल तो नहीं कहूँगा, 17-18 साल हो रहे हैं अगर, तो उसमें मेरा यानी फैमिली, मेरे फादर मदर का सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त रहा। तो उसको देखते हुए ना बहुत मज़ा आया काम करते करते। और अब तो वाइल्ड लाइफ यानी मेरे लिए ये सेक्टर ऐसा है कि शायद मैं इसको अपने से अलग नहीं कर पाना। तो बस हो गया, चल रहा है ये मेरे साथ। एक इसे मैं शायद प्रॉब्लम बोल लूँ या मेरा एटीट्यूड बोल लूँ, मैं बहुत हाई एंड प्रेशर पे काम नहीं कर पाता हूँ कभी भी, है ना। और जब आप फील्ड में काम करो ना तो वाकई में बहुत प्रेशर होता है। और दूसरा एक मेरा एक थोड़ा सा, बहुत इनिशियली जब मैं काम कर रहा था, जब अच्छा मुझे 6-7 साल काम करते करते हो गए थे, तो मैं होम सिकनेस मेरे अंदर है। मैं अपने घर के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता हूँ, या फिर वहाँ पे मुझे जाने की बहुत हमेशा से मन करता है कि मैं घर जाता रहूँ। तो एक सही टाइम पे मैंने ये सोचा कि यार मैं कुछ ऐसा कर लूँ जहाँ पे मैं अपना काम भी कर पाऊँ अपने इंटरेस्ट का, और अपनी फैमिली के पास भी रह पाऊँ। तो सही टाइम पे मैंने सोचा, और मुझे लगा जब मैंने बैठ के कैलकुलेशन करना चाहा और सोचा, तो मुझे लगा कि यार सतना जहाँ पर मैं रहता हूँ वो एक ऐसा सेंटर पॉइंट है जहाँ पर ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर के रेडियस में 3 नेशनल पार्क हैं। और क्योंकि मेरा वाइल्ड लाइफ फैटर्निटी से बहुत अच्छा जुड़ाव था, मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था, हॉस्पिटैलिटी में नहीं जुड़ा था, बट मेरा प्रोफेशनल वर्क इसी लीग में था, तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नॉलेज था या इंटरेस्ट था। तो मैंने एक थॉट प्रोसेस अपने दिमाग में डाला कि क्यों ना मैं अपने घर के आसपास रह के कुछ ऐसा करूं जो जहां से मेरी अर्निंग्स भी होती रहे और मैं अपने फैमिली के पास भी हो जाऊं। तो शायद ये कह सकता हूँ कि औकात तो नहीं थी उस टाइम पे इस तरह की, वो था नहीं कि मैं रिजॉर्ट बना सकूँ। रिजॉर्ट बनाना इज़ नॉट अ टफ ईजी टास्क, और फाइनेंशियली भी उस हिसाब से सोचना पड़ता था। तो मेरा एक दोस्त है श्रेय, नहीं अब तो वो मेरा बिजनेस पार्टनर है। वो दिल्ली में रहता था, वो पढ़ाई कर रहा था और मैं जॉब कर रहा था। तो मेरी ऐसी, हम लोग जब भी मिलते थे सैटरडे इवनिंग या संडे को, तो ऐसे दिमाग में एक बात मैं डाल देता था कि यार रिजॉर्ट बनाना है, यानी मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हाँ, उस टाइम पे है ना। हम लोग बैठ के ऐसे, हाँ रिजॉर्ट बनाना है। वो भी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता था, वो भी बोल देता हाँ रिजॉर्ट बनाएंगे, या हम लोग की लाइफ में चलता रहा। बट कहीं ना कहीं एक एक टाइम निकल गया, हम लोग ऐसी बात करते रह गए कि रिजॉर्ट बनाएंगे बनाएंगे। श्रेय दिल्ली से कहीं बाहर चला गया, मैं भी अपनी जॉब में बिजी हो गया। और मैं डेस्टिनी पे वाकई में बहुत बिलीव करता हूँ। तो अगेन यानी मेरी लाइफ में ना बहुत सारे जो चेंज आए ना वो ट्रेन में आए, यानी मेरी लाइफ के सारे एक्स फैक्टर ना जो मोल्ड है वो चेंज। मेरी जॉब मुझे ट्रेन में मिली, है ना। मुझे श्रेय मिला, मैं सतना से वापस दिल्ली जा रहा था, तो इलाहाबाद में श्रेय मुझे ट्रेन में मिला। बड़ी बड़ी दाढ़ी की है, मैं पहचान नहीं पाया उसको, और हम लोग बैठे और पता नहीं क्या हुआ, और फिर हमने रिजॉर्ट की बात करना चालू कर दी कि यार रिजॉर्ट बनाना है, रिजॉर्ट बनाना है। एंड उसने उस टॉपिक को इतना सीरियसली लिया कि उसने बोला कि यार ठीक है ऐसा ऐसा करते हैं। और हमने वहाँ बैठ के प्लान भी कर लिया कि मैं 1 महीने के बाद अपनी जॉब छोड़ूंगा, मैं एक लोकेशन की रेकी करूंगा, और अगर मैं ओके बोलता हूँ तो हम फिर वहाँ पर काम चालू कर देंगे। और अच्छी खासी स्टेब्लिश जॉब सिर्फ इस रात की डिस्कशन में मैंने छोड़ दी कि देखते हैं करते हैं। तो फिर मैं सतना आया, 2-3 महीने तक असेसमेंट किया, लाइफ एंजॉय किया, और तब ये 2-3 प्लेसेस में मैंने रेकी किया। तो सतना से पास में पड़ता है बांधवगढ़, विच इज़ 2013-14 के टाइम पे बहुत पॉपुलर पार्क, अभी भी पॉपुलर है वो। एक टाइगर रिजर्व है संजय डुगरी, और एक टाइगर रिजर्व है पन्ना। संजय डुगरी तो बहुत ही एकदम नया था, तो नया मतलब इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म वाइज बिल्कुल ही नया था, वहाँ पर बहुत स्कोप नहीं था। बांधवगढ़ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, तो हम लोग को लगा कि यार हम लोग एकदम न्यू कमर इंटर होंगे इस उसमें इंडस्ट्री में, और अगर कोलैप्स कर गए तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा और हम काम ही नहीं कर पाएंगे। फिर मैं आया पन्ना, पन्ना में 2-3 महीने रहा, और पन्ना शायद उस टाइम पे एकदम टूरिज्म के लिए धीरे धीरे तैयार ही हो रहा था। तो क्योंकि हमें भी एक टाइम चाहिए था अपने आप को इस्टेब्लिश करने का,
तो फिर मैंने डिसाइड किया कि हम पन्ना में काम करेंगे। एंड फिर श्रेय और मैं मिलके हमने एक ये साइट देखी जहाँ पर आज हम 10 साल से काम कर रहे हैं। और फिर धीरे धीरे यही जगह है जिसकी वजह से हमारा ग्रीटो रिजॉर्ट और एक्सपेंशन होता रहा। So first resort was in Panna. ग्रीटो कैंप पन्ना, यानी इट वाज कैंप पन्ना, ग्रीटो तो पहले था ही नहीं। Okay. इन 2014 सो वी हैव हमने सबसे पहला गेस्ट जो यहाँ पर वेलकम किया था वो किया था 5 फरवरी 2015 को। एंड वी स्टार्टेड विथ 3 रूम्स। ये यानी अभी आप ये जो सेटअप देख रहे हैं, ये सेटअप का 10% सेटअप हमारा ओपनिंग डे था। Okay. ये घास नहीं थी, ये मिट्टी थी, ये लकड़ी का गोल घर हुआ करता था, 3 कमरे थे, वहाँ से हमने चालू किया था। और फिर उसके बाद जब धीरे 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 हम इस इंडस्ट्री में थोड़ा सा अपने आप को इस्टेब्लिश समझने लगे, काम करने लगे, तो हम लोग, क्योंकि श्रेय एक ऐसी ही इज़ आवर ब्रेन, ग्रीटो का ब्रेन वो है, और बिजनेस ब्रेन, जहाँ पर बिजनेस एक्सपेंशन की बात करें या कुछ भी करें। तो जब हमने बिजनेस एक्सपेंशन की बात की तो फिर हमने ये सोचा कि यार अब हम भी अपना ब्रांड बनाते हैं। देन ग्रीटो पैदा हुआ। Okay. So before Grito, it was Camp कैंप पन्ना, यानी हमारी यही प्रॉपर्टी हुआ करती थी हाँ. और ये कैंप पन्ना हुआ करता था, है ना। फिर हमने ग्रीटो लॉन्च किया और ग्रीटो लॉन्च करने के साथ साथ फिर हमने ग्रीटो कैंप पन्ना बनाया। उसके बाद फिर हम बांधवगढ़ में आए, बांधवगढ़ के बाद फिर हम संजय डुबरी में आए, फिर हम कान्हा में आए, और अब धीरे धीरे हमारी प्लानिंग और आगे चल रही है। That's really great story. Okay. So what's the story behind name Grito? Like why did you choose Grito? इसका भी तो बड़ी फनी स्टोरी है। हाँ, sure. तो बेसिकली क्या है, ग्रीटो कोई वर्ड नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ. यानी अगर आप इसको लॉजिकली देखें तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये स्लैंग टाइप का या कुछ भी ऐसा कहें। तो हम लोग ने जब सोचा ब्रांड का नाम डिसाइड करने के लिए तो बहुत सारे नाम दिमाग में आए। मेरे दिमाग में थोड़ा सा, मैं हिंदी के लिए ज़्यादा पैशनेट हूँ, तो मुझे हमेशा लगता है कि प्रॉपर्टीज़ का नाम अगर हिंदी में रहे तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती। तो हम लोग ने हिंदी के नाम ढूंढे, सब कुछ किया, एक ये वर्ड निकाला ग्रीटो। Okay. तो सुनने में बड़ा अजीब सा लगा, मैंने बोला यार ये बड़ा अच्छा नाम है, क्या मतलब हुआ इसका? बोले कोई मतलब नहीं। तो फिर उसको जब हमने थोड़ा सा इलेबोरेट करने की कोशिश की तो ये हुआ कि हम लोग एक बहुत पुराने कल्चर से बिलोंग करते हैं। जब भी किसी राजा महाराजा से कोई प्रजा मिलने जाती थी तो उनको झुक के प्रणाम करती थी। तो हमने उसको ग्रीट एट योर टो करके, है ना, Okay. ग्रीटो जोड़ दिया। Wow. तो हमारा जो मोटिव है या फिर हमारा जो क्या बोलेंगे इसको, एक Culture. कल्चर है या फिर हमारा शायद हमारा जो एथिकल वैल्यूज है वो ये वैल्यू है कि हम अपने गेस्ट को उस तरीके से ग्रीट करते हैं जहाँ पर हम अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं कि हम आपके लिए बने हुए, आप 2 दिन है, 3 दिन है, 5 दिन है, हमारे साथ जिंदगी भर जुड़े हो, हम आपके लिए बने हुए हैं और हम वो रिस्पेक्ट आपके साथ हमेशा करना चाहते हैं। तो वो आया और हमारा जो लोगो भी है, इट लुक लाइक कि कोई आदमी घुटने के बल बैठा हुआ है और झुक के प्रणाम कर रहा है। तो वो उससे हमने फिर उसको जोड़ दिया और फिर वो ग्रीटो आ गया। और शायद उसमें मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज भी थी क्योंकि इस तरह के वर्ड्स आपको गूगल में मिलने नहीं वाले थे, तो हमें एसईओ में बहुत इजी होने वाला था, अट्रैक्टिव था थोड़ा सा, क्योंकि फंकी नेम है, अजीब सा नाम लगता है तो लोगों को अट्रैक्ट करता है कि अरे ग्रीटो है क्या। अभी भी कई लोग हैं कि ग्रीटो को ढंग से बोल नहीं पाते हैं, कोई ग्रीन टो बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो ग्रीटो की कहानी है। So like मैंने सुना है कि आपके पास बेस्ट गाइड्स, बेस्ट ड्राइवर्स हैं सफारी करवाने के लिए। Like Grito is really famous for safari, right? So like how you choose them? Like they will be our partners or they will be in the team? Like what's your mentality behind that? इसमें यानी मैं इसमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा सेकंड थॉट तो था नहीं, क्योंकि मैं खुद इस लीग से आया हुआ हूँ और मैंने अपनी लाइफ में जितना भी काम सीखा वो सब सफारी, यानी हम शूट करते थे, फिल्म्स बनाते थे, डॉक्यूमेंट्री शूट करते थे, वो जितना भी होता था वो एक जिप्सी में बैठ के होता था। तो जो मेरी पास्ट लर्निंग थी वो सब, यानी मैं सफारीज के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता था। एंड थैंकफुली मुझे लाइफ में ऐसे ऐसे लोग मिले जिन्होंने बेसिकली मेरे सफारी कल्चर को बहुत इन्हांस किया। यानी मैं आपको बता दूं, मैं जैसे आसिफ सर का नाम बताया, उसके बाद मैं रणथंभौर गया, रणथंभौर में मुझे रईस भाई मिले। यानी रईस भाई शायद वो ऐसे आदमी हैं जो
जिनको आप पढ़ नहीं सकते हो, वो इतना ज़बरदस्त नॉलेज रखते हैं। उनके साथ मैंने जब जंगल घूमना चालू किया तो मुझे लगता था कि यार ये क्या पागलपन है, ये जब टाइगर टाइगर करते रहते हैं, रात में बाहर आए तो बाइक लेके घूमने चले चलें, ये हाइना देखना पसंद करते हैं, नहीं इनकी लाइफ में जानवर के अलावा कुछ नहीं। और वही एक जानवर के पीछे बार बार रोज पड़े हुए, आज फिर देखेंगे, आज फिर देखेंगे, और वो जानवर भी नहीं थक रहा और ये भी नहीं थक रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं। और ट्रैकिंग स्किल यानी मुझे ऐसा लगता है जैसे उनको ऊपर से कुछ मिला हुआ था, गॉड गिफ्टेड थे। तो उनके साथ मैंने काम किया, और ये तो मेरा सौभाग्य था कि मुझ जैसे छोटे से बच्चे ने, यानी रईस रईस भाई बहुत पॉपुलर ड्राइवर थे रणथंभौर के, बड़े बड़े सिनेमाटोग्राफर्स और फिल्म मेकर्स के साथ उन्होंने काम किया था, तो मुझे वो अपने बच्चे जैसे मानते थे। अपब्रिंगिंग मेरी बहुत अच्छी थी, स्पेशली सफारी को लेकर। तो जब मैं यहाँ पर आया और जब मैं इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आया, तो मैंने बोला कि यार इस चीज़ को मैं डे वन से ही बहुत स्ट्रांग रखना चाहूँगा। और क्या होता है, मेरी एक छोटी सी एक आदत है, मैं किसी भी नए आदमी को पकड़ के काम करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, रादर देन मुझे एक्सपीरियंस्ड आदमी अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं कि मैं उनके साथ काम नहीं करता, बट मुझे बहुत मज़ा आता है कि किसी भी नए आदमी को पैम्पर करके, थोड़ा सा उसे मोल्ड करके, ठोक पीट के उसको अपने हिसाब से बना के एक ऐसी पर्सनालिटी बनाना जो मैं चाहता हूँ। तो पहले दिन से मुझे ड्राइवर्स ऐसे चाहिए थे जो जो मेरे थॉट प्रोसेस के साथ काम कर सके, यानी जैसे हम सफारीज कराना चाहते हैं। यानी हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग काम था। 2014 में 110 स्क्वायर किलोमीटर के पन्ना टाइगर रिजर्व के टूरिज्म एरिया में एक टाइगर था, और हम कुछ उस स्किल के थे कि हम उस एक टाइगर को भी ढूंढ के अपने टूरिस्ट को दिखाते थे। हमारा ट्रैकिंग इसके लिए हुआ करता था। तो मेरे लिए सफारी इज नॉट एक्टिविटी, मेरे लिए सफारी इज रिचुअल, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो इस चीज़ को लेकर मैं इफ और बट नहीं रखता हूँ, इसलिए मेरे पास ऐसा नहीं कि सिर्फ ड्राइवर की टीम है, गाइड्स हैं जो हमारे सेम थॉट ऑफ प्रोसेस के साथ काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे सफारी अरेंज करने वाले हैं। और सिर्फ मेरे ही ड्राइवर नहीं कि वो सिर्फ मेरे ड्राइवर है, हमसे जुड़ा हुआ हर ड्राइवर हमारे थॉट प्रोसेस को समझता है। और शायद मैं इसको इसलिए भी इतना सीरियसली लेता हूँ बिकॉज अगर हम वाइल्ड लाइफ लॉजेस की बात करते हैं तो वाइल्ड लाइफ लॉजेस में द मेन एक्टिविटी जो रिजॉर्ट के बाहर आप प्रोवाइड करते हो दैट इज जंगल सफारी, और आप उसके साथ ना दोगलापना नहीं कर सकते, यानी गेस्ट आता ही उसके लिए। और वहाँ पर अगर आप ये सोचो ठीक है पैसे कमाना एक अलग चीज़ है, मगर अगर आप एक्सपीरियंस नहीं दे पा रहे हो तो फिर आप शायद जस्टिस नहीं कर पा रहे हो, इसलिए मैं सफारीज को ज़्यादा सीरियसली लेता हूँ। तो हमारी जितनी भी लोकेशंस है वहाँ पर हमारी खुद की इन हाउस टीम है या फिर हमने आउटसोर्स कर रखी है, हम कुछ 5-7 ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं जो जो हमारे थॉट प्रोसेस में सफारी कराता है, और इसीलिए हम सफारी में अपने को काफ़ी मजबूत मानते हैं। मतलब आपको क्या लगता है कि गेस्ट अगर ग्रीटो में आ रहे हैं सो उनका मतलब किस सेगमेंट में बेस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए? यानी इसको तो मैं तो यही बोलूँगा कि हम जिस चीज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं उससे सारी चीज़ों से रिलेवेंट एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। बेसिकली हमारा थॉट प्रोसेस मैं आपको बता दें तो हम किस एथिकल बैकग्राउंड या एक सोच में काम करते हैं। हम ग्रीटो में हमारा एक ये मानना है कि एक गेस्ट को या फिर एक पर्सन को एक पीसफुल सेरेनिटी कैसे मिल सके। यानी आप बहुत पुराने टाइम से वाइल्ड लाइफ लॉजेस के अगर कॉन्सेप्ट देखेंगे ना, वो कभी भी नॉइज शोर वाले एरिया के आसपास नहीं होते थे। यानी शोर वाले एरिया मतलब ना रोड के पास, ना सिविलाइजेशन के पास। रिजॉर्ट को अगर आप प्रॉपर तरीके से डिफाइन करें तो रिजॉर्ट ऐसी चीज़ ही है जो किसी भी सिविलाइजेशन से थोड़ा दूर हो, है ना। अदरवाइज आप देखिए होटल होते हैं, मोटल्स होते हैं, मोटल हाईवे में होते हैं, होटल सिटी के अंदर होते हैं, जो अगर आप उनकी डेफिनेशन देखो तो रिजॉर्ट हमेशा से आउटसाइड ऑफ द सिविलाइजेशन सेटअप के तौर पे डिफाइन किया गया है। वाइल्ड लाइफ लॉजेस भी वैसे ही हैं। आप अगर अपना यानी इसको मैं अगर ये बोलूँ कि अगर मैं एक घर में हूँ और मैं मान के चलिए कि एक पेंटर हूँ और मेरा घर ही ये नहीं दिखाता है कि मैं पेंटर हूँ, तो फिर मेरा पेंटर होने का मतलब क्या है? मैं अपनी प्रोफाइल को बना कैसे सकता हूँ? तो अगर हम वाइल्ड लाइफ लॉज चला रहे हैं तो सबसे पहले तो एक बहुत बेसिक सी चीज़ ये होनी चाहिए कि आपको आपके लॉज में वो रिप्लिका दिखाना पड़ेगा, वो आपको नेचर के टूवर्ड्स आपका अटैचमेंट दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम अपने गेस्टों के साथ कोशिश यही करते हैं कि हम उन्हें एक पीसफुल नेचुरल स्टे दे सकें। नेचुरल कहने का मतलब है कि नेचर के पास में।
with a very good quality stay, food and the personalized connection with the client, है ना। और उसके साथ साथ में यानी हम इस वैल्यू पे बचपन में क्या अभी भी हम लोग सुनते हैं, बड़े लोग हम लोग को बोलते हैं कि अगर आप किसी से कोई पैसा लेते हो तो ये आपका हक बनता है या फिर ये आपका कर्तव्य है कि आपको एटलीस्ट उतने पैसे का एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। आप उससे एक पैसा कम, एक पैसा ज़्यादा दे दो अलग बात है, बट एक पैसा कम नहीं दे सकते हो। तो मैं हमेशा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ये मान के चलता हूँ कि गेस्ट जो एफर्ट लगा के, जो टाइम लेके, जो पैसा खर्च करके हमारे पास आ रहे हैं और जो वो एक मोटिव से आ रहे हैं कि उन्हें पन्ना का लैंडस्केप देखना है, उन्हें बांधवगढ़ का लैंडस्केप देखना है, या उन्हें जंगल देखना है, और उन्हें जंगल देखना है बस तक हम सीमित नहीं, उसको जंगल हम उस तरीके से दिखाना चाहते हैं जिस तरीके से दिखाना चाहिए, या जिस तरीके से हम उन्हें एक अच्छी, एक हैक्टिक एडवेंचरस सफारी के बाद उनको एक कंफर्टेबल स्टे देना चाहते हैं। हम उन्हें एक ऐसा फूड देना चाहते हैं जहाँ पर वो खाने के बाद उनको ये फील हो कि वो घर में ही खाना खा रहे हैं, है ना। तो हमारे लिए कोई ऐसा बहुत ज़्यादा ये काम फैंसी और पैपी नहीं है कि नहीं हम इसमें ये ऐड करेंगे, हम ये ऐड करेंगे। हम बहुत लो प्रोफाइल और कीप इट सिंपल मेथड में काम करते हैं। गेस्ट के साथ बैठना, आप यहाँ पर अभी बैठे हुए हो और हमारे यहाँ पे आवाज़ इनकी होती है जो चारों तरफ सुनाई दे रही है, ना कि गेस्ट की होती है। तो हम इस आवाज़ पे ज़्यादा बिलीव करते हैं कि गेस्ट सुनता रहे। तो ग्रीटो का बेसिकली यही है कि हम जितना लो प्रोफाइल होके, हम जितना सिंपल होके अपने गेस्ट को सेरेनिटी एंजॉय करने का मौका दे पाएंगे, हमारा शायद विनिंग सिचुएशन वही होगा। like home जैसा experience। हाँ, यानी इट्स अ होम अवे फ्रॉम होम कह सकते हैं गेस्ट के लिए। और क्योंकि अगेन ये बहुत इंटेलेक्चुअल इंडस्ट्री है, यानी यहाँ पर जब आप गेस्ट से मिलते हो तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम हॉस्पिटैलिटी से बिलोंग करते हैं तो हम उनसे मिलेंगे, हम उन्हें ग्रीट करेंगे। हमें वाकई में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम ऐसी लोगों से मिलते हैं जिनका नॉलेज या उनके एक्सपीरियंस के आगे हम कुछ भी नहीं, और हम उन्हें ग्रीट कर रहे हैं, हम उन्हें वेलकम कर रहे हैं, हम उन्हें अपने लॉजेस की सर्विसेज और अपने सेटअप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप समझिए कि ये कितना चैलेंजिंग होता है एक उस तरीके के माइंडसेट के आदमी के साथ काम करना। और हमें बहुत मज़ा आता है इस तरीके से काम करने में, और मज़ा तब आता है जब लास्ट मोमेंट में सामने वाला बस इतना बोल दे कि यार अच्छा लग रहा है ना। सजेशंस, कंप्लेंट्स, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, ठीक है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। बट अगर वो चीज़ बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में मिल रही है तब भी हम ये मान के चलते हैं कि हम बहुत अच्छी तरीके से अपने काम को कर रहे हैं। और हमारा मोटिव ये है, हम शायद हमारा रिजॉर्ट चलाने का कल्चर नहीं, हम ये मैं इसको फार्म हाउस बोलता हूँ, या फिर हमारा बांधवगढ़ का रिजॉर्ट है, हम उसको घर बोलते हैं। गेस्ट आते हैं, एंजॉय करते हैं, हम जहाँ तक अपने एथिकल वैल्यूज से काम करते हैं। सो हमारा रिजॉर्ट चलाने का एक एथिक्स है, हम हमेशा से उस बाउंड्री के बाहर नहीं जाते हैं, उस बाउंड्री के बाहर जाने की कोशिश हम करते भी नहीं। और थोड़ा सा इस मामले में हम लोग हैं भी कि हम जब बाउंड्री के बाहर जाने की बात आती है तो हम ना बोल देते हैं कि वो हमसे नहीं हो पाएगा। तो हमने अपने आप को एक एथिकल सर्कल में बांध रखा है, और शायद क्योंकि वो हमारे यहाँ का गेस्ट भी उस सर्कल को पसंद करता है, उस एटमॉस्फेयर में रहना पसंद करता है, तो हम भी उसी एटमॉस्फेयर में रहना चाहते हैं। हम लोग इसी एथिक्स में काम करते हैं। सो लाइक हाउ डू यू हैंडल, मतलब गेस्ट की कोई अगर कंप्लेंट्स होती हैं, कुछ भी अगर उन्हें छोटी चीज़ें, लाइक आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, नो डाउट, बट होता है कि कई बार कुछ हो जाता है चीज़ें ऐसी, तो मतलब आप उन्हें कैसे हैंडल करते हैं? सो बेसिकली इसमें जैसे हम ग्रीटो में वी हैव 2-3 लेयर ऑफ वर्किंग, यानी हम इस तरीके से काम करते हैं। तो पहला तो क्योंकि हमारा इन हाउस मैनेजमेंट है, उनको हम ग्रीटो का जो इन हाउस मैनेजमेंट टीम है वो बहुत टाइम निकाल के अपने गेस्टों से मिलता है, और कहीं ना कहीं कोशिश ये करता है कि क्योंकि हम एक ऐसा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर अपने रिजॉर्ट में बनाने की कोशिश करते हैं या बनाते हैं जहाँ पर गेस्ट भी बहुत बोल्डली वो चीज़ें बोल देता है जो उसे समझ में नहीं आ रही है, या फिर उसे दिख रहा है कि यार ये चीज़ और इन्हेंस हो सकती है ना, तो वो बहुत बोल्डली बोलते। तो पहली चीज़ तो ये होता है कि हमारे मैनेजमेंट टीम को ही पता चल जाता है। दूसरा, फिर हमारे फीडबैक के 2 प्रोसेस हैं। एक इन हाउस फीडबैक है, जब गेस्ट फीडबैक देता है
तो हमें उससे पता चल जाता है। और तीसरा, हमने एक बहुत अच्छी चीज़ ये भी कर रखी है कि हमारा सेंट्रलाइज ऑफिस जो है, वहाँ से गेस्ट के चेकआउट के बाद यानी चेकआउट के 2 दिन के बाद हमारे ऑफिस की तरफ से कॉल जाता है ना, उनके स्टे एक्सपीरियंस को लेकर। तो क्योंकि गेस्ट अपने घर पहुंच चुका होता है, वो वेल सेटल्ड हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, तो वो फिर एक टाइम देके हमें बताता है। और हमारा कल्चर आज भी वैसे ही, हम सजेशंस को बहुत सीरियसली लेते हैं। शायद ये भी एक डेस्टिनी थी कि हमने 3 रूम से प्रॉपर्टी बनाई, और 3 रूम से लेके ये 13 कमरे या 4 प्रॉपर्टी होने के बाद भी ना, ये सिर्फ सजेशंस में बनी है। हमने कुछ नहीं किया है। हमारे गेस्ट आते थे और वो ये बोलते थे कि यार ऐसा कुछ होना चाहिए, हमें अच्छा लगता था और हम वैसा कुछ बना देते थे। फिर अगले साल आते थे, फिर वो बोलते थे ऐसा कुछ होना चाहिए। यानी हमारे ये रूम्स जो अभी हैं वो पहले नहीं थे ऐसे। तो ये सजेशंस में बने। किसी ने बोला यार लग्जरी एनहांस करना है तो वुडन फ्लोर लगा दो, हमें अच्छा लगा, हमने वुडन फ्लोर लगा दिया। किसी ने बोला यार ये ऐसे एक बोट एक्सपीरियंस होना चाहिए, हम बहुत इनिशियल लेवल तक बोट नहीं चलाते थे, तो किसी ने बोला कि आपको बोट एक्सपीरियंस वगैरह इन्हें करना चाहिए, हमें पसंद है, तो फैमिली इंजॉय करेगी, या फिर जो फोटोग्राफर्स आते हैं, जो बर्ड्स देखना चाहते हैं, जो सीनिक ब्यूटी देंगे, वो इंजॉय करेंगे, हमने बोट ऐड कर दी। ये स्विमिंग पूल हमारा जो है वो भी गेस्ट के सजेशन में बना, अदरवाइज हम स्विमिंग पूल नहीं बनाने वाले थे। तो एक शायद अब हम लोग की आदत हो गई है कि हम सजेशंस को सीरियसली लेके जो हम कर सकते हैं अपने हैसियत के हिसाब से, या फिर अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से जो हम कर सकते हैं वो हम करते हैं। और वो उसमें मेरे को बहुत मजा आता है। सो जब कभी भी वो गेस्ट जो सजेशन देता है, हम उससे ऐसा तो नहीं बताते हैं कि हमने कॉल करके बताया कि सर आपने ये सजेशन दिया था और हमने इस चीज़ को कंप्लीट कर लिया है। वो अगर आता है और उसको अचानक से सरप्राइज मिलता है कि यार ये तो मैंने बोला था, तो वो जो अटैचमेंट है ना, वो अटैचमेंट हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी जो कंप्लेंट्स है, हमारी जो सजेशंस है, वो 2-3 लेयर्स में हम फिल्टर करते हैं। और क्योंकि ऑपरेशन सारा मैं ही देखता हूँ, हमारे जीएम है, हमारे मैनेजर्स है, इनके साथ मिलके मैं एज सुन एज पॉसिबल उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। और अगर वो चीज़ ख़त्म हो जाती है तो फिर हमारी टीम गेस्ट को इन्फॉर्म भी कर देती है कि हमने आपके सजेशंस या कंप्लेन को लेकर इस तरीके का एक्शन लिया या फिर इस तरह का डेवलपमेंट किया। हम लोग ये करते हैं।